जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सुल्तान आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। बच्चे आज जो है हम एक बहुत ही अच्छी चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए हमारा एक टॉपिक ज्योमेट्री का जो पार्ट होता है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा। एंड ज्योमेट्री में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। हम जब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन उससे पढ़ने से पहले अगर आप 3D सच में पढ़ना चाहते हैं तो 3D पढ़ने से पहले आपको एक सीक्वेंस में उसको स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। जनरली बच्चों को ये टॉपिक बड़ा टफ लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। और इसकी शुरुआत अगर आप ज्योमेट्री की करना चाहें, 3D की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो एक टॉपिक से होती है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट आता है, तो आप 3D का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही आराम से जो है वो समझना शुरू कर देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ये होने वाला है वेक्टर अलजेब्रा। यानी इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर अलजेब्रा क्या टॉपिक है, उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, क्या-क्या तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन ये है, अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाता है वेक्टर अलजेब्रा, तो इसमें बहुत अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ठीक-ठाक क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लगभग आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा देखो, ये टॉपिक का नाम है हमारे। और इसको पढ़ने से पहले हमारे को 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। 2 चीज़ें क्या? कि पहला तो ये है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। थोड़ा-सा फिज़िक्स का पार्ट है ना? लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। देखो स्केलर क्वांटिटीज़ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। ऐसी क्वांटिटीज़ जो मैग्नीट्यूड रखती हैं बट डायरेक्शन नहीं होती, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। देखो यहाँ पे डेफिनिशन भी लिख रखी है, दोज़ क्वांटिटीज़ व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड and are not related to any direction in space are called scalar quantity। जैसे अगर मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में मतलब मैग्नीट्यूड का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को देखो हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक वैल्यू असाइंड होती है जो किसी भी चीज के साथ में, जैसे मास है ना? तो मास के साथ में एक वैल्यू असाइंड है किलोग्राम में, है ना? इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूंगा कि जैसे टाइम है, टाइम पीरियड जो होता है वो सेकंड्स में मेजर करते हैं हम। तो सेकंड उसके साथ में एक मेजरमेंट असाइंड है। हमको ये पता है कि टाइम अगर मेजर करना है तो कितने सेकंड में या कितने तरीके से हम मेजर करेंगे, वो सारी की सारी वैल्यूज उसके साथ में असाइंड होती हैं। तो ये जो असाइंड वैल्यूज होती हैं, इनको बोला जाता है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इससे क्या करा जाता है, उस चीज को मेजर करने का काम किया जाता है। जैसे टाइम पीरियड की हम बात करें तो सेकंड में मेजर होता है। ठीक है, मास को अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड को अगर हम बात करें, स्पीड को मीटर पर सेकंड में हम मेजर करते हैं। तो जनरली आपने जब देखा होगा कि हम जैसे बोल रहे हैं कि आप कितने किलोमीटर या कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो गाड़ी दौड़ा सकते हो, तो आप बोलेंगे सर मैं 600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी दौड़ा सकता हूँ। 600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं कोई गाड़ी जो है वो चला सकता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या है? आप ये बता रहे हैं कि इतनी मेजरमेंट से मैं मैक्सिमम जो है वो गाड़ी चला सकता हूँ। आप गाड़ी चला सकते हो, तो इसमें आपने कहीं पे भी कोई दिशा नहीं बताई अपनी। आप देख पा रहे हो? आपने ये बोला कि सर मैं 600 मीटर पर सेकंड या मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो गाड़ी चलाता हूँ। ठीक है? तो 60 किलोमीटर पर आर्स आर मान लो या मीटर पर सेकंड में 600 मीटर पर सेकंड मान लो। ठीक है? तो ये अलग-अलग बातें बोली है मैंने। और इसमें कहीं पर भी दिशा के बारे में बात नहीं करी है कि मैं नॉर्थ की तरफ गाड़ी चलाता हूँ या साउथ की तरफ गाड़ी चलाता हूँ या किसी एक पर्टिकुलर दिशा में गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन एक वैल्यू असाइन कर रखी है। तो ऐसे जो चीजें होती हैं या ऐसी जो क्वांटिटीज होती है जिनके साथ में एक वैल्यू असाइन होती है, लेकिन मैं सीधे से अगर बात बोलूं कि वैल्यू असाइन होने के बाद भी उसके साथ में दिशा नहीं होती कोई, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। डिस्टेंस भी एक तरह की स्केलर क्वांटिटी में आता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, डिस्टेंस जैसे अगर मैं नॉर्मल से आपसे बोलता हूँ, डिस्टेंस जो होती है वो किलोमीटर में हम मेजर करते हैं जनरली, है ना? किलोमीटर में या मीटर में मेजर करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आज कितना किलोमीटर दौड़े हो आप? तो आप बोलेंगे सर मैं 10 किलोमीटर दौड़ा हूँ। 10 किलोमीटर मैंने जो है वो रनिंग करी है आज। तो 10 किलोमीटर अगर आपने रनिंग करी है, तो आपने कोई दिशा नहीं बताई कि मैंने नॉर्थ की तरफ दौड़ा हूँ, साउथ की तरफ दौड़ा हूँ, ईस्ट की तरफ दौड़ा हूँ या वेस्ट वेस्ट की तरफ दौड़ा हूँ। आपने कभी ऐसा नहीं बताया। तो ऐसी चीज़ जिसके साथ में आपने एक स्पेसिफिक जो है वो मैग्नीट्यूड डाल दिया बट आपने दिशा नहीं बताई, ऐसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं बच्चे? स्केलर क्वांटिटीज़ बोल देते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी एक्चुअल में है क्या?
ऐसी क्वांटिटी है जिसके साथ में कोई मैग्नीट्यूड असाइन होगा, यानी स्पेसिफिक वैल्यू असाइन होगी, लेकिन उसके साथ में कोई दिशा नहीं होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है? वेक्टर क्वांटिटी जो है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मतलब आपके पास में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी कि ऐसी क्वांटिटी होगी जिसके साथ में मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, बट उसके साथ में डायरेक्शन भी होगी। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है? एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है। अगर डिस्टेंस में मैं डायरेक्शन डाल दूं तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। स्पीड में मैं डायरेक्शन डाल दूं, है ना, या उसका जो है एक डायरेक्शन के हिसाब से मैं अगर उसको करूं तो वेलोसिटी का काम करने लग जाता है। तो वेलोसिटी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी हो सकती है। अब कई सारे बच्चे जो हैं वो एक बात को जो है बड़ा फोकस करते हैं, वो बोलते हैं करंट। करंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर है, स्केलर है, क्या है? तो करंट जो होती है बच्चे, वो जनरली हम क्या करते हैं, उसको स्केलर में काउंट करते हैं, लेकिन एक तरह की स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है। ये क्या करती है? इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, इसके डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन लेस होता है। तो करंट क्या है? एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से टाइम पीरियड, अगर मैं आपसे पूछूंगा टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड एक तरह की क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। फोर्स क्या है? फोर्स एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो क्योंकि फोर्स के साथ में क्या लगता है? डायरेक्शन लगता है। तो आपको समझ में आया कि डायरेक्शन अगर लग जाए किसी क्वांटिटी में तो वेक्टर बन जाती है, अदरवाइज वो क्या होती है? स्केलर होती है। अब यहाँ पे एक चीज आती है, याद रखिएगा, एक क्वांटिटी और होती है जिनको बहुत कम लोग बात करते हैं, इनको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटीज, टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं? अभी इसको थोड़ा समझिएगा। इसमें क्या होगा? इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। बट ये पैरेललोग्राम को या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ट्राइंगल लॉ को, या जो सम वाले लॉ होते हैं, जैसे ट्राइंगल लॉ जो होता है या वेक्टर सम जो होता है, उसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। वेक्टर सम को, वेक्टर सम को फॉलो नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो दिखने में तो वेक्टर लगती है लेकिन वो वेक्टर नहीं होती। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। इसमें होता क्या है कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर होने के लिए सबसे बेसिक चीज उसके पास में तीन होनी चाहिए। ज्यादातर बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि उसके पास में मैग्नीट्यूड हो जाए, डायरेक्शन हो जाए, काम हो जाएगा, वेक्टर बन जाएगी। तो कोई भी क्वांटिटी अगर आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से ही बतानी है तो वेक्टर इस तरीके से नहीं बनती। उसको तीन चीजें फॉलो करनी पड़ती है। एक तो होता है उसका क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो पहली होगी। दूसरा ये है उसके डायरेक्शन होनी चाहिए। तीसरा ये है वेक्टर सम जो होता है ना, अलजेब्रा, वेक्टर सम का जो अलजेब्रा होता है उसको फॉलो करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ को इसको फॉलो करना चाहिए। अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो ट्राइंगल लॉ को भी फॉलो करेगी। अदरवाइज अगर वो नहीं कर रही है तो फिर उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलना जरूरी नहीं है, उसको टेंसर भी बोला जाता है कई सारे केसेस में, और टेंसर क्वांटिटी स्पेसिफिक टाइप की क्वांटिटीज होती है। क्लियर? अब देखो, जब भी कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो इसमें थोड़ा बहुत मैं अगर बात करूं तो इसमें थ्योरी का पोर्शन ज्यादा होता है वेक्टर में ना। तो जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत आपको ना पेशेंस रखना पड़ता है। मतलब आपको स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर में ऐसा लगेगा कि यार ये थ्योरी बहुत चल रही है, तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत चीजें सीखनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन अगर आपको जैसे आती रहेंगी तो आपको सारा टॉपिक कवर होता रहेगा। तो वेक्टर में अगर हम बात करें, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है कि वेक्टर स्केलर क्या होता है, वो तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। कोई भी वेक्टर अगर ऐसा होगा, मान लेते हैं थ्री डायमेंशनल एक्सेस में है, ठीक है, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है। कोई भी वेक्टर अगर यहाँ पर है, सपोज करो, ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ ए वेक्टर है, तो इसको इस वाले सिंबल से दिखाया जाता है ए, और उसके ऊपर ये वाला सिंबल लगाया जाएगा एरो का। तो ये होता है सिंबल वेक्टर का। ठीक है। इसको पढ़ा क्या जाता है? इसको पढ़ा जाता है ए वेक्टर या वेक्टर ए पढ़ा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन सिंबल आपको याद रखने हैं। इसको बोलते हैं वेक्टर ए। क्या बोलते हैं? वेक्टर ए बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी अगर आपको ऐसा सिंबल दिखेगा, ऐसे ऐसे ऊपर लग रखा है, तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर का सिंबल बोलते हैं।
इसका सिंबल बोला जाएगा यूनिट वेक्टर का सिंबल बोला जाएगा। ए कैप पढ़ा जाता है इसको, कैप। ठीक है, तो कभी भी अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, एक मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक प्लेन बनाया है, इस प्लेन से ये जो है मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को अटैच कर दिया है, ठीक है, यहाँ से भी एक डिस्टेंस ले ली। तो ऐसा होगा ना, इसकी एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस होगी, वाई एक्सिस से कुछ डिस्टेंस होगी, जेड एक्सिस से कुछ डिस्टेंस होगी। जैसे ये वाली डिस्टेंस जेड एक्सिस से डिफाइन होगी कि ये यहाँ से बाहर की तरफ कितना निकल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली डिस्टेंस डिफाइन होगी, इसी तरीके से ये वाली डिस्टेंस डिफाइन होगी। तो जब ये डिस्टेंसेस डिफाइन होती हैं, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट आते हैं x, y, z, ठीक है। तो अगर इसके पोजीशन वेक्टर लिखने हो आपको, यानी ओरिजिन से, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक के पोजीशन वेक्टर को, इसको वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। इसमें आई जो होता है, आई दिखाता है, आई कैप जो होता है एक यूनिट वेक्टर होता है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। आई कैप क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। जे कैप क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है बच्चे अलोंग द वाई एक्सिस। और के कैप क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को आपको लिखना होगा, तो वेक्टर को किस तरीके से लिखा जाएगा, अगर मान लें तो उसके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखा जाता है, ठीक है। जिसमें आई जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है अलोंग द एक्स एक्सिस, जे क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है अलोंग द वाई एक्सिस, और के क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है अलोंग द जेड एक्सिस होता है। क्लियर, समझ आ रही है बात? अच्छा, तो अब इसी के बेसिस पे, जैसे आपको ये फिगर दिख रही है, इसके बेसिस पे ना वेक्टर अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें से हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा करके हम सारी चीजें देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। सबसे पहला टाइप आता है इसमें फ्री वेक्टर्स। देखो, फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर होते हैं, देखो नाम से पता लग रहा है फ्री, फ्री मतलब इनका कोई रिलेशन नहीं है किसी भी पॉइंट से। तो ऐसे वेक्टर जो है किसी पॉइंट से, स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेटेड नहीं होते, यानी ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, कहीं से स्पेसिफिक पॉइंट से, कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर, ठीक है। तो फ्री वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होते हैं जो जिनका कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता। दूसरे होते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं, व्हिच कैन बी शिफ्टेड ओनली अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। यानी मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ऐसा है, ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ पर है, इसके अलोंग मैंने एक वेक्टर बना रखा है, और अगर मैं इसको इसी लाइन के अलोंग शिफ्ट करता रहूं, इसी डायरेक्शन, इसी लाइन के अलोंग इसको शिफ्ट करता रहूं, तो ऐसा वेक्टर क्या होगा, लोकलाइज्ड वेक्टर होगा। यानी इसकी डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर पा रहे, इसको उसी के अलोंग जो है वो हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो वेक्टर आपको पढ़ना होता है एक्चुअल में, वो स्टार्ट होता है यहाँ से। जो वेक्टर के टाइप है, ये तो फालतू टाइप है, ठीक है। वेक्टर के जो टाइप है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। वेक्टर अलग अलग तरह के होते हैं, और हर वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है। जैसे अगर मैंने मान लेते हैं एक वेक्टर ये बना रखा है ए, तो इसकी डायरेक्शन ये है मान लेते हैं। दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे इसकी डायरेक्शन यहाँ पे बना दी, तो इसको वेक्टर बी बोलते हैं हम, ठीक है। तो वेक्टर ए वेक्टर बी ये दिख रहे हैं आपको दो वेक्टर। तो डायरेक्शन के बेसिस पे ना वेक्टर के बहुत अलग अलग तरह के टाइप हो सकते हैं, डायरेक्शन के बेसिस पे, लेंथ के बेसिस पे। जिसमें सबसे पहला आता है लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा कुछ और भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं। ऐसे वेक्टर्स होंगे जिनकी क्या होगी, डायरेक्शन सेम होगी। ऐसे वेक्टर होंगे जिनकी डायरेक्शन सेम होगी, उनको क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर बोल देंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूंगा ए बी सी, ये तीन वेक्टर है, क्या तीनों की सेम डायरेक्शन है, तो आप बोलेंगे यस सर, इसकी भी यहीं पर ही है, इसकी भी इसके अलोंग ही है, इसकी भी ये सेम ही डायरेक्शन है। तो तीनों की सेम डायरेक्शन है, इसकी इसकी इसकी, तीनों की अगर सेम डायरेक्शन है, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोल देते हैं हम, लाइक वेक्टर्स। ये क्या है, लाइक वेक्टर। तो लाइक वेक्टर्स सिंपल है, लाइक वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो तीनों की डायरेक्शन सेम है, देखो ए की जो है वही बी की वही सी की है। अगर डायरेक्शन डिफरेंट है, जैसे सपोज करो ये है, ए की डायरेक्शन इस तरफ है, बी की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, ए की डायरेक्शन इस तरफ है, बी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं अनलाइक वेक्टर, ठीक है। अनलाइक वेक्टर का मतलब ये होगा कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है, अपोजिट लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग जो है वो डायरेक्शन दे रहे होंगे, ठीक है। जैसे अगर पहले की डायरेक्शन इस तरफ है, तो दूसरे की डायरेक्शन इस तरफ है, अलग है बिल्कुल, है ना। तो ऐसे वेक्टर को हम बोल देते हैं बच्चे, कैसे वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। तो अगर मान लेते हैं कोई वेक्टर ऐसे लिख रखा है मैंने, जैसे मान लेते हैं ओ जो है उसका इनिशियल पॉइंट है, ए जो है उसका फाइनल पॉइंट है, और मैंने ऐसे उसकी डायरेक्शन दे रखी है, इसको पढ़ा जाता है वेक्टर ओ ए,
क्या पढ़ा जाता है? वेक्टर ओ ए। और अगर मैंने मान लेते हैं इसी को ना, ठीक है, इस तरीके से बना रखा है, ओ जो है वो ये वाला पॉइंट है और ए जो है वो ये वाला पॉइंट है, तो इसको ए ओ वेक्टर पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? वेक्टर ए। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। ए ओ को अगर मैं उल्टा करके कभी भी लिखता हूँ बच्चे, ओ ए लिखता हूँ, तो याद रखिएगा इसकी डायरेक्शन चेंज जब भी होती है तो इसमें नेगेटिव सिंबल बाहर आता है। इसका मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, ये लाइक से अनलाइक वेक्टर की तरफ फॉर्म कर रहा है। तो जब भी आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर लेना पड़ेगा, तो क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करने के साथ में सिंबल माइनस का जरूर उठा लेना है। तो ओ ए और ए ओ दोनों सेम नहीं होते यहाँ पे, इसकी वैल्यू अलग होती है, इसकी वैल्यू अलग होती है। इसका मीनिंग ये है ए से स्टार्ट कर रहे हैं ओ तक जा रहे हैं, इसका मीनिंग ये है ओ से स्टार्ट कर रहे हैं ए तक जा रहे हैं, ओ से स्टार्ट कर रहे हैं ए तक जा रहे हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं ओ तक जा रहे हैं। हम डायरेक्शन जैसे ही चेंज करेंगे, डायरेक्शन चेंज करते ही नेगेटिव सिंबल ऑलवेज कॉमन आएंगे। इसको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? अपोजिट वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर जो होते हैं वो जनरली क्या होता है, सेम होना जरूरी नहीं है, बस डायरेक्शन का खेल है यहाँ पे। तो अगर इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये अपोजिट वेक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। बात समझ में आ रही है? चलो इसको नोट करो। अभी हमने बताया क्या क्या, पहले इधर से फोकस करते हैं। लाइक वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, अनलाइक वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती। उसके बाद हमने तीसरी चीज बताई ऑपोजिट वेक्टर्स। ऑपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चे, अगर मान लेते हैं एक वेक्टर ओ ए है एंड मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसको ए ओ बनाना चाहता हूँ, तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। या ए ओ वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन को मेरे को चेंज करके ओ ए बनाना है, तो मैं बना सकता हूँ, तो मेरे को नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव सिंबल जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा वेक्टर। क्लियर? चलो अब इसको नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जरा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास में, इस वेक्टर को हम बोलते हैं बच्चे यूनिट वेक्टर। ठीक है, वेक्टर में दो ही चीजें जो है वो आपके काम की है अभी स्टार्टिंग में। एक तो होते हैं डायरेक्शन के बेसिस पे जो वेक्टर होते हैं, ठीक है, उनको क्या नाम होते हैं, उनको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या नहीं होती है। दूसरा ये होता है कि मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हम वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। पहली चीज तो ये होता है मैग्नीट्यूड है क्या वेक्टर के केस में, और कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। देखो सपोज करो आपके पास में ना, तो ये 3D प्लेन है और आपने एक वेक्टर बना रखा है। सपोज करो वेक्टर ए है, और सपोज करो इसके कंपोनेंट के साथ में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका मतलब क्या होगा, आई कंपोनेंट का मतलब ये है एक्स एक्सिस से इतनी डिस्टेंस लिया गया होगा, उसके बाद वाई एक्सिस से कुछ डिस्टेंस लिया गया होगा, उसके बाद जेड एक्सिस से कुछ बाहर की तरफ आया होगा, तो वेक्टर यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है ना? अब सपोज करो मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये समझिए। अगर मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये है ओ से लेके ए तक की आप क्या निकाल रहे हो, डिस्टेंस निकाल रहे हो। यहाँ ओ से लेके ए तक की क्या निकाल रहे हो, डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो अगर आप ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस निकाल लेते हो, तो उसी को बोला जाता है क्या, मैग्नीट्यूड बोल दिया जाता है, और इसको मॉड ओ ए लिखा जाता है। तो अगर आपके पास में कोई वेक्टर ए है, ठीक है, जैसे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखा जाता है। ये क्या लिखा जाता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखा जाता है। तो इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, अंडर रूट लगाओ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला है एक्चुअल एक्चुअल में, अगर आप नोटिस करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, 0 0 0 अगर मान लेते हैं इसके पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड एक्चुअल में है क्या, इनिशियल पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट है वहां तक की डिस्टेंस है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस निकालने के लिए x2 माइनस x1 x माइनस 0 का होल स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है, y माइनस 0 का होल स्क्वायर y स्क्वायर ही होता है, z माइनस 0 का होल स्क्वायर z स्क्वायर ही होता है। जो हम क्लास 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, वही है बस एक। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी वेक्टर ए दे रखा है, उसका आपको मैग्नीट्यूड कभी भी निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको जो उसके कंपोनेंट होंगे, है ना, यानी एक्स वाई और जेड, उसका स्क्वायर कर देना। स्क्वायर करके रूट करोगे, जैसे ही आप आंसर खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपको एक एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, वेक्टर ए दे रखा है,
2i प्लस 3j प्लस 4k और आपको इसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अंडर रूट लगाना है, यहाँ पे 2 स्क्वायर कर देना है, प्लस 3 स्क्वायर कर देना है, प्लस 4 स्क्वायर कर देना है। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ठीक है? तो 2 का स्क्वायर जो भी होता है वो यहाँ पे लिखेंगे आप, 3 का स्क्वायर जो भी होता है वो यहाँ पे लिखेंगे, 4 का स्क्वायर जो भी होता है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखेंगे। और जैसे ही आप करेंगे पूरा का पूरा सॉल्व इसको, तो इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड जो होता है बच्चे वो 29 है अंडर रूट में। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड जो होती है वो एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एक तरह की डिस्टेंस बता रही है। तो ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो आप इससे आपको समझ में आता है कि वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर में हम बदल भी सकते हैं, उसको निकाल भी सकते हैं उसके बारे में, ठीक है ना? तो मैग्नीट्यूड एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बता रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बता रही, डिस्टेंस बता रही है ना? तो डिस्टेंस बता रही है। तो बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक? अब मैग्नीट्यूड के बेसिस पे ही ना कुछ वेक्टर्स होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर होता है, यूनिट्स नाम से पता लगता है, यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है? 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, यानी यूनिट आ जाए, उसको हम बोल देते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है? अ वेक्टर हुज मॉड्यूलस इज, मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है? मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज नोन एज यूनिट वेक्टर, ठीक है? अब जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर है हमारे पास में, ये सपोज करो एक वेक्टर हमारे पास में, हमने ऐसे लिखा, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 3i प्लस 1 अपॉन रूट 3j प्लस 1 अपॉन रूट 3। और मुझे ये चेक करना है कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं। ध्यान से सुनना, मुझे ये चेक करना है कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए करना क्या है, ये मॉड्यूलस का सिंबल लगाना है और इसका क्या कर देना है, जितने आगे वाले जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, इसका स्क्वायर कर देना। तो 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे, देखो 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर 1 बाय 3 होता है, ये 1 बाय 3 होता है, ये भी 1 बाय 3 होता है। तो जरा ऐड करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 बाय 3, 3 बाय 3 1 हो जाता है। तो अंडर रूट 1 आ जाएगा बच्चे, अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। या अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चे? वेक्टर ए जो मिला, इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है बच्चे? यूनिट वेक्टर, ठीक है? जो गिवन वेक्टर है एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चे? ऑलवेज 1 होगा। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, तो उस वेक्टर को क्या बोल देते हैं? हम यूनिट वेक्टर बोल देते हैं। क्लियर है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, देखो आज की क्लास थ्योरी बेस्ड जाएगी, आपको थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को समझने में। थोड़ा टाइम मेरे को भी देना पड़ेगा आपको, है? तो मैं एक-एक करके चीजों को बताऊंगा, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी आपने क्या सीखा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चे? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। या हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 तो नहीं हो सकता। जैसा अभी हमने एक वेक्टर लिखा था, ठीक है? हमने एक वेक्टर लिखा था, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, उसका नाम चेंज करके वेक्टर बी लिख देता हूँ मैं इसको। मैं ये लिखता हूँ 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं था, आपने नोटिस करा? इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं था, इसका मैग्नीट्यूड जब हमने निकाला था वो अंडर रूट 29 था, अंडर रूट 29। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक यूनिट वेक्टर तो नहीं है। तो क्या आप किसी नॉर्मल वेक्टर को किसी यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो? तो आंसर होगा यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक तरीका होता है कि आप क्या करो, जो वेक्टर है, वेक्टर बी है, अगर आप उसको मैग्नीट्यूड से उसके डिवाइड कर देते हो, अगर आपने किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास में जो आंसर आता है वो यूनिट वेक्टर निकल के आता है। ठीक है? तो अगर आपको मान लेते हैं एक नॉर्मल वेक्टर है, उसको आपको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड यानी अंडर रूट 29 से डिवाइड कर दो। तो यानी अगर मैं आपसे बोलूंगा 2i अपॉन अंडर रूट 29 प्लस 3j अपॉन अंडर रूट 29 प्लस 4k अपॉन अंडर रूट 29, क्या ये एक यूनिट वेक्टर है? हाँ, ये एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में लिख रखा है। अब आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करके अगर आप रूट निकालोगे, एडिशन करके रूट निकालोगे, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। आप करके देख लेना, इसका आंसर 1 ही होगा। तो कभी भी आपको एक नॉर्मल वेक्टर हो, उसको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो उसका याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है? बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ बी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे लिख रखा है।
यूनिट वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए कैप एंड ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर है, ये होगा। क्या बात समझ में आई आपको? ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये बिल्कुल अलग लिखी हुई है इससे, ठीक है। जो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है बस यहाँ पे खत्म हो जाती है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, बस। ये जो आगे वाली लाइन लिखी हुई है ये बता रही है कि आपको किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बनाना है। किसी भी वेक्टर को अगर आपको यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना जरूरी है। अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आपका यूनिट वेक्टर खुद बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्या आपको यूनिट वेक्टर समझ में आया? यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। क्या आपको ये समझ में आया कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं हो तो उसको यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं? ठीक है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड करना, ठीक है। अब इसके बाद में एक वेक्टर आता है जिसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर, ठीक है, टाइप आता है, मतलब ये आता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स देखो क्या होते होंगे, दो वेक्टर इक्वल कब बोलेंगे, दो वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे? पहली चीज ये है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड यानी दोनों की लेंथ सेम हो जाए। जैसे सपोज करो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, पहली चीज तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है, दिक्कत नहीं है। और क्या होना चाहिए? दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। कौन सी? डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, सेम सेंस है। सेम क्या है? सेंस है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर, ठीक है। ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। तो अगर मान लेते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, दो वेक्टर की सेम है, ठीक है, तो उस वेक्टर को क्या बोल दिया जाता है बच्चे? उन सेट ऑफ वेक्टर को इक्वल बोल दिया जाता है। तो जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दो वेक्टर दिख रहे होंगे, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? 8 यूनिट है, ठीक है। तो क्या ये दोनों सेम है? तो आप बोलेंगे यस सर। सपोज करो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसके ही पैरेलल में इसकी डायरेक्शन ये दे रखी है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या ये सेम है? तो आप बोलेंगे यस सर। दोनों का सेंस सेम है, तो हम बोलेंगे आप सर हाँ सर, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये वेक्टर क्या हो जाएंगे बच्चे? इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे उस केस में, ठीक है। बट अगर मान लेते हैं आपका इसका मैग्नीट्यूड 8 दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड भी 8 दे रखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या ये इक्वल वेक्टर है इस केस में? तो आप बोलेंगे नहीं सर ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग अलग है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों की डायरेक्शन अलग है। तो ऐसे वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे? अनइक्वल, अनइक्वल होंगे, ठीक है, अनइक्वल बोल सकते हैं हम इसको। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। अब ऐसा हो गया, मान लेते हैं कि जैसे मैंने आपसे पूछा ये वेक्टर्स इक्वल है क्या? दोनों का मैग्नीट्यूड सपोज करो यहाँ पे 4 है, इसका भी 4 है, बताओ ये दोनों इक्वल है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर दोनों की डायरेक्शन अनइक्वल है या अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। अच्छा, ये दोनों वेक्टर इक्वल है क्या? एक मिनट, दोनों की डायरेक्शन सेम कर देता हूँ, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम कर देता हूँ, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये दोनों वेक्टर इक्वल है क्या? तो आप बोलेंगे सर ये भी इक्वल नहीं है। रीजन क्या है? डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। देखो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, तो अगर मान लेते हैं दो वेक्टर्स को आपको इक्वल बनाना है तो दो चीजें तो उसको सेटिस्फाई करनी ही करनी पड़ेगी। पहला ये है उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, दूसरा ये है उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो उस केस में हम क्या बोल देंगे? वेक्टर क्या है? इक्वल है, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर वही है। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर कहते हैं कि दो वेक्टर जो है ए और बी इक्वल होंगे, ठीक है। पहला ये है उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, दूसरा ये है सेम पैरेलल सपोर्ट हो, ठीक है, डायरेक्शन की बात हो रही है, और तीसरा ये सेम सेंस हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो वो इक्वालिटी दर्शा देते हैं, ठीक है बच्चे, क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वेक्टर आता है जिसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर देखो नाम से पता लग रहा है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाए? जीरो आ जाए, है ना, उसको क्या बोल देंगे? जीरो वेक्टर बोल देंगे। तो ऐसा है कि आपने क्या करा कि समझा देता हूँ, यहाँ से एक पॉइंट से स्टार्ट करा और इसी पॉइंट पे लाके उसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो इस केस में मैग्नीट्यूड जीरो आ जाएगा। अब जीरो आ जाएगा तो ऐसे वेक्टर को क्या बोल देंगे हम? जीरो वेक्टर, क्लियर। नेक्स्ट होता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर हम बता चुके हैं। अगर आपको मान लेते हैं एक वेक्टर ए दे रखा है, ठीक, तो आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और वेक्टर खींच दो बी, तो आप बोलेंगे ए जो है वो बी का नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है। ए क्या है? बी का नेगेटिव वेक्टर, ठीक।
इसको कैसे करते हैं? इसको ऐसे करते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस वेक्टर को बोला जाएगा ए बी। अगर मैं इस वेक्टर को ए बी को बी ए बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ मैं? डायरेक्शन चेंज करके बी ए बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को याद रखना है ए बी जो होगा माइनस टाइम्स ऑफ बी ए के बराबर होगा, ऐसे, ठीक है? इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? नोट करो। नेक्स्ट आ जाता है कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है? कोलिनियर, देखो जनरली क्या होता था जब हम लाइन की डेफिनेशन करते थे ना, कोलिनियर का मतलब होता था कि एक ही लाइन पे आने वाले पॉइंट्स, है ना? एक ही लाइन पे आने वाले 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स को हम बोल देते थे कोलिनियर। वेक्टर के केस में जो वेक्टर होते हैं वो पैरेलल कब होते हैं या कोलिनियर कब होते हैं? पैरेलल और कोलिनियर का सेंस सेम है यहाँ पे वेक्टर के केस में। जैसे एक वेक्टर ये दे रखा है, दूसरा वेक्टर इसी डायरेक्शन में ये दे रखा है, ठीक है? इस वेक्टर का नाम ए है, बी है सपोज करो, इसका नाम ए, का नाम क्या है? ए। ये दोनों वेक्टर पैरेलल है और कोलिनियर भी है, ठीक है? पैरेलल भी है और कोलिनियर भी है। अब आप बोलेंगे सर पैरेलल तो हम समझ पा रहे हैं, ये इसके पैरेलल होगा, एंगल सेम है। कोलिनियर कैसे? वेक्टर का जब हम सेंस लेते हैं तो एक्चुअल में वेक्टर एक तरह का, मैं बोलूंगा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिखाता है, दोनों चीजों को दिखाता है। तो जब हम इसको उठा के एक रे समझ लो थोड़ी देर के लिए, एक इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इस तरफ मूव कर रहा है। अगर मैं इसको उठा के सारा का सारा पॉइंट्स यहाँ पे रख दूं, तो सारे पॉइंट्स इस पर सेटिस्फाई हो जाए, है ना? अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला वेक्टर जो है ना, बड़ा वाला, ये छोटे वाले का कुछ लैम्डा टाइम्स है, हाँ या ना? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, या छोटा वाला जो है वो बड़े वाले का लैम्डा टाइम्स, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है? वेक्टर ए लैम्डा टाइम्स है वेक्टर बी के, यानी वो इसी का ही कोई मल्टीपल है, ठीक है? तो उस केस में ये बोला जाता है कि ये जो वेक्टर है ना, ये बी, ये इसी से निकल के आ सकता है, ये इसी से निकल के आ सकता है, तो इसके सारे पॉइंट्स इस पर लाई करे जा सकते हैं। इसका मतलब ये वेक्टर जो है वो कोलिनियर भी है और पैरेलल भी है। तो वेक्टर के केस में जब भी मैं कोलिनियर वर्ड यूज करूंगा या पैरेलल वर्ड यूज करूंगा, तो इसका मतलब ये होगा एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम होगा। या हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर इसके कंपोनेंट है, जैसे वेक्टर ए के कंपोनेंट है a1 i, मान लेते हैं वो इस तरीके से दिखा रहा हूँ, b1 j प्लस c1 k, और इसको दिखा रहा हूँ मैं बी वाले को a2 i प्लस b2 j प्लस c2 k। तो इस केस में याद रखिएगा, अगर ऐसा है कि ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर, ठीक है? ऐसा है कि ए वेक्टर है बी वेक्टर के, ठीक है? तो याद रखिएगा a1 को कभी भी a2 से डिवाइड करूंगा मैं, मतलब इसको इससे डिवाइड करूंगा, b1 को b2 से डिवाइड करूंगा मैं, या c1 को c2 से डिवाइड करूंगा मैं, ठीक है? तो वो ऑलवेज आंसर सेम ही आएंगे सबके। तो मैं पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड करूं, x वाले कंपोनेंट को x से, y वाले को y से, z वाले को z से, जब मैं डिवाइड करूंगा तो ऑलवेज आंसर क्या आ जाएंगे बच्चे? सेम आ। क्लियर है? तो कोलिनियर वेक्टर आपको समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ पर? ठीक है, कोलिनियर की कंडीशन ये दो लिखवाई है मैंने, एक ये वाली होती है, एक ये वाली होती है, दोनों सेम ही है, दोनों का मतलब वही है। a बाय b अगर मैं करूंगा तो लैम्डा मतलब कोई रेशियो सेम आएगा सबका, कोई लैम्डा रेशियो आएगा, ठीक है? कांस्टेंट नंबर। क्लियर? चलो, कोलिनियर के बाद में आते हैं कोप्लेनर वेक्टर, नाम से समझ में आता है। देखो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है? सपोज करो ये प्लेन है कोई, हमने क्या करा, इसी प्लेन पे बहुत सारे वेक्टर बना दिए, एक वेक्टर ये बना दिया, वेक्टर ये बना दिया, ठीक है? तो ऐसे वेक्टर जो हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं? अब इस पे थोड़ा सा बात करते हैं और चर्चा करते हैं। सपोज करो एक पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ठीक है? एक पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास में। तो अगर मैं क्या करूं, इसके इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट मतलब ओरिजिन समझ लो थोड़ी देर के लिए, इनिशियल पॉइंट से इसकी यहाँ पे पोजीशन निकालूं मैं इसको, इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक की इसकी पोजीशन निकालूं, तो उस वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको जनरली पढ़ा कैसे जाता है, अगर मान लेते हैं आप ओ से लेके ए तक निकाल रहे हो तो इसको वेक्टर ओ ए पढ़ा जाएगा, ठीक है? और होगा तरीका क्या इसको निकालने का आपको, जैसे इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, आपको पीछे वाले कोऑर्डिनेट में से आगे वाला कोऑर्डिनेट माइनस करना है, यानी ए के कोऑर्डिनेट में से ओ के कोऑर्डिनेट माइनस करना है। तो एक्स में से 0 माइनस करोगे तो एक्स ही होता है, और उसके साथ में आई लगा दोगे, एक्स आई। इसी तरीके से वाई जे, उसके साथ में जेड की, ठीक है? तो ये जो मिलते हैं इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है? तो अगर आपके पास में मतलब दो पॉइंट्स है, सपोज करो एक पॉइंट यहाँ पर है ए, एक पॉइंट यहाँ पर है,
बी। तो अगर इसके पोजीशन वेक्टर निकालने होंगे तो थर्ड पॉइंट ओ के अकॉर्डिंग निकलेंगे, ठीक है, ओ के रिस्पेक्ट में निकलेंगे। आपको क्या करना है, ए में से ओ को माइनस करना है और बी में से ओ को माइनस करना है। जैसे आप माइनस करोगे तो एक्स आई वाई जे और जेड के की फॉर्म में, जो कंपोनेंट की फॉर्म में जो वेक्टर निकलेगा उसी को हम क्या बोल देंगे, इसके पोजीशन वेक्टर बोल। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर्स। ये आसानी इसको ट्राइंगल लॉ पे पढ़ते हैं अभी, ठीक है ना, थोड़ी देर में। वैसे ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ओ ए माइनस ओ बी आएगा वो। क्लियर है? हाँ, वो गलत लिखा हुआ, उसको आप नोट मत करिए उसको, रहने दीजिए, ठीक है। पहले हम ट्राइंगल लॉ कर लेते हैं, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या होता है। देखो नेक्स्ट लॉ आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके वेक्टर के लिए, इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ या एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो मैंने बोला था कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तभी होगी बच्चे जब वो एडिशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई करेगा। अगर वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है तो वो क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी नहीं। तो ट्राइंगल लॉ होता है सबसे पहला लॉ जो वेक्टर एडिशन पे काम करता है। सिंपल सा लॉ है। सपोज करो आपके पास में, देखो जैसे मान लेते हैं दो वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। एक ट्राइंगल नाम ले लेते हैं ए बी सी। वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है वो है सी से लेके बी तक की, सी से लेके बी तक की, ठीक है। यानी कोई वेक्टर है, आप सी से बी की तरफ मूव कर रहे हो, फिर बी से कहां पे मूव कर रहे हो, ए की तरफ मूव कर रहे हो, तो बी से ए की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं इसको दोबारा इसी डायरेक्शन में वापस लेकर आ जाते हैं, मतलब सी बी बी ए और ए सी, ए से लेके सी तक, तो इन तीनों का सम क्या होता है, वो ऑलवेज जीरो होता है। इनका तीनों का सम क्या होता है बच्चे, ऑलवेज जीरो होता है। तो सी से बी, बी से ए से सी, तीनों को ऐड करके क्या जीरो आता है। इसको एक तरीके से और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे समझ लो कि इन तीनों को ऐड करके जीरो आता है। इसको एक तरीके से और भी पढ़ सकते हैं कि सी से बी प्लस बी से ए जो होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ, इसको माइनस कर लो, ए से सी के इक्वल होता है, ऐसे भी बोला जा सकता है। ए सी को मैं चाहूँ तो सी ए लिख सकता हूँ, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, पता है ना। ए सी के जैसे मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो नेगेटिव पॉजिटिव में और पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सी ए लिख सकता हूँ, तो इसको सी बी प्लस डी ए इज इक्वल टू सी ए ऐसे लिखा जा सकता है। तो ऐसे समझिए कि अगर आपको जैसे कोई ट्राइंगल, आपने क्या करा, ये सी पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है, आप सी से बी तक चले, बी से ए तक चले, तो अगर आपसे यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन ऐसे इस तरफ पूछ लिया जाता है, उल्टी डायरेक्शन पे भी पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा ये होता क्या है, सी बी प्लस बी ए के इक्वल होता है, ठीक है। क्लियर? यहाँ से लेके यहाँ तक की डायरेक्शन, अगर डिस्टेंस सी बी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की क्या है, बी ए है, ठीक? तो इसकी जो वैल्यू होगी वो सी बी प्लस बी ए के बराबर हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? जैसे अगर मान लेते हैं इसी के बगल में यहाँ पे एक ट्राइंगल और बनाता हूँ, फिर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, डायरेक्शन ये है, तो ये वाली वेक्टर ए प्लस बी बचे। सिंपल कहने का मतलब ये, क्लियर। तो ऐसा लो जो होता है उसको क्या बोल देते हैं, ट्राइंगल लो बोल देते हैं। तो यहाँ पे एरो का काम है, आप कहाँ से कहाँ पे मूव कर रहे हो। देखो अगर फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम है, फाइनल इनिशियल फाइनल इनिशियल, तो उस केस में ऑलवेज सम क्या होता है, जनरली जीरो होता है ट्राइंगल के केस में, ठीक है। अगर मान लेते हैं ऐसा है कि जैसे सी बी से गए, पहले सी से बी गए, फिर बी से ए गए, लेकिन अब ए से सी ना जाके सी से ए आ रहे हो, उल्टा आ रहे हो, तो उल्टा आ रहे हो तो फिर ये इन दोनों के, मैं ये बोल सकता हूँ रिजल्टेंट के इक्वल होगा, रिजल्टेंट मतलब सम के इक्वल होगा। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? ठीक है, हमने क्या क्या सीखा अभी तक, अभी हमने सीखा ट्राइंगल लॉ क्या होता है। ट्राइंगल लॉ क्या होता है, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में, तीसरा अलग अपोजिट डायरेक्शन में, तीसरा वाला इसके सम के इक्वल। ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो तीसरा वाला होगा सेम डायरेक्शन में तो माइनस ए प्लस बी के इक्वल, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है, सेम डायरेक्शन, क्योंकि इसको इसको और इसको ऐड करोगे आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों का सम क्या होता है, जीरो हो जाता है। सेम डायरेक्शन में सम जीरो होगा, वहीं से शुरू होकर वहीं पे खत्म हो रहा है तो, ठीक है। अगर वहीं से शुरू के वहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, तीसरा वेक्टर ऐसे उल्टा जा रहा है, तो वो सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? नोट करो इसको। समझ में आया या नहीं आया आपको, क्या बोला मैंने? पक्का? चलो।
नेक्स्ट लॉ आता है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ जो होता है वो ट्रायंगल लॉ से ही बनता है। एक्चुअल में होता क्या है कि पैरेललोग्राम में 4 साइड हैं, आप देख पा रहे होंगे अगर तो, ऐसा होता है वो, ठीक है? ऐसा होता है। सपोज़ करो ये वेक्टर ए है, तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये भी वेक्टर ए ही होगा। सपोज़ करो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर भी क्या होगा? बी वेक्टर होगा सपोज़ करो, ठीक है? तो ये कहता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर आपको कभी भी करना हो, तो ये तीसरा वेक्टर अगर आपको डायगोनल वेक्टर कभी भी निकालना होगा, तो ये ए प्लस बी के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है? इसको जो है ना आपकी जो बुक में लिखा जाता है वो कुछ इस तरीके से देखो, एक वेक्टर यहाँ पे बनाया जाएगा, एक वेक्टर यहाँ पे बनाया जाएगा, एक बीच में बनाया जाएगा। ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी होगा, देख पा रहे हैं? और ये वाला पूछ लिया जाएगा आपसे तो ए प्लस बी होगा, ठीक है? तो इसको समझा कैसे जा सकता है? इसको पैरेललोग्राम बना के ट्रायंगल लॉ से ही समझा जा सकता है। देखो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका अपोजिट वेक्टर नेगेटिव वाला जो वेक्टर है मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाला जो वेक्टर है वो ए प्लस बी के बराबर होता है। ये हमने अभी ट्रायंगल लॉ में पढ़ा है, ठीक है? तो यही चीज़ को ये पैरेललोग्राम लॉ में इस तरीके से जस्टिफाई करो, ठीक है? कि एक ही मान लेते हैं एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक वेक्टर यहाँ से मूव कर रहा है, एक वेक्टर यहाँ से मूव कर रहा है, तो बीच वाला जो वेक्टर होगा ये वाला, डायगोनल वाला, ये ए प्लस बी के बराबर होगा। क्लियर? ए प्लस बी के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? अच्छा अगर डायरेक्शन सेम हो जाए तो क्या होगा? डायरेक्शन सेम होने पे सबका सम 0 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है? चलो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लॉ होता है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ सेम ही है। देखो आप मान लेते हैं एक वेक्टर यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, ए1 है इसका नाम, फिर ए2 इसी डायरेक्शन में सीधा आगे जा रहा है, फिर ए3 इसी डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ए4 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो लास्ट वाला होगा, ओ से लेके मान लेते हैं ए तक की जो डिस्टेंस होगी, ये ए1 प्लस ए2 प्लस ए3 इन सबके रिजल्टेंट के यानी सम के इक्वल हो जाएगी। तो ये वही ट्रायंगल लॉ जो है ना, वही सेम तरह का लॉ है, पॉलीगन में लग जाता है, ठीक है? आप मान लेते हैं अगर डायरेक्शन सेम है तो ऐसे क्या हो सकता है, इसके सम के इक्वल लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? और डायरेक्शन अगर मान लेते हैं यहाँ पे लास्ट वाली चेंज नहीं हुई, ठीक है? लास्ट वाली यहाँ पे चेंज हो रखी है तभी तो उसको सम के इक्वल रख रहे हैं। लास्ट वाली चेंज नहीं हुई, मान लेते हैं डायरेक्शन इधर है तो सबका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा उस केस में। सबका रिजल्टेंट कितना? 0। क्लियर है? अब जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके वो वेक्टर में जनरली पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ और ट्रायंगल लॉ पे आते हैं, ठीक है? और क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, क्वेश्चन मजेदार आते हैं। आपको इसको समझ में आएगा, ये एकदम से समझ में नहीं आता है पैरेललोग्राम लॉ ना, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। या ट्रायंगल लॉ भी। तो इस पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इसको करना होता है। जैसे आपसे बोला था इफ ए बी सी बी द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। एक ट्रायंगल है, ठीक है? इसके 3 साइड्स हैं और उसका साइड पे ना कुछ वेक्टर असाइन करेंगे। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। इनको एक ऑर्डर में लिया गया है। आपसे ये बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? a होगी माइनस a होगी, 0 होगी या नन होगी। हमने अभी एक ट्रायंगल लॉ पढ़ा है, याद है आपको? हमने ये पढ़ा था कि अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रही है ना? तो बाय ट्रायंगल लॉ हम क्या कर सकते हैं, इन सबको क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। बताया था ना अभी? तो इसका सिंपल सा आंसर है बच्चे ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इसका आंसर हो जाएगा बाय ट्रायंगल। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है ना? अगर यहीं से शुरू होके यहीं पे खत्म हो गया तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, सबको ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। समझ में आया? ए से पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर वापस आ गया। अगर उल्टा करके वापस आ जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, फिर वो a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा हो गया, देखो जरा, ये a है, ठीक है, ये b है और ये जो c है वो ये है। डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने, तो c जो होगा उस केस में a प्लस बी के बराबर होगा, a प्लस बी के बराबर। क्लियर है बात? नोट करो इसको, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन में बोल रखा है 2010 में आया था एनडीए में। क्वेश्चन में बोल रखा है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? बना देते हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, फोर्थ इज एबी। जो नाम दे रखा है, अच्छा उस नाम उसी के अकॉर्डिंग आपको एरो लगाना है। ए बी का मतलब होता है ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो एरो, एरो जो होगा ए से बी की तरफ लगेगा। सी बी का मतलब होता है सी से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो एरो लगेगा इस तरफ, ठीक है? सी से बी की तरफ। आ रही बात समझ में?
ठीक है। सी डी का मतलब होता है सी से डी की तरफ मूव कर रहे हो, तो एरो इस तरफ लगाओ। डी ए का मतलब होता है डी से ए तक, ए की तरफ मूव कर रहे हो तो एरो इस तरफ लगाओ। आपसे बोल रखा है एक्ट अलोंग द साइड, ये फोर्सेस हैं जो इस साइड के अलोंग एक्ट कर रही हैं, ए से बी की तरफ, सी से डी की तरफ, सी से डी की तरफ, डी से ए की तरफ। अब आपसे बोल रखा है व्हाट इज देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब ये होता है इन सबको ऐड करके कितना आएगा। अब मैं सबको ऐड कर दूं अगर, मतलब आपसे ये पूछा गया ए बी प्लस सी बी है ना, प्लस सी डी प्लस डी ए, इस सब की वैल्यू क्या है कि आपसे ये पूछ रखा है, ये सबको ऐड करके कितना है, ठीक है, ये सबको ऐड करके कितना है। तो आपको बच्चे बच्चे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करना होगा तो आपको क्या करना है, ऑलवेज ना किसी लॉ की हेल्प से इसको सॉल्व करना है, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना बैठना कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे आ गया और ये सीधा सीधा कर दिया। तो पहला तो ये है कि आप इसको क्या कर सकते हो, मुझे ये पता है कि पैरेललोग्राम लॉ भी होता है और एक पॉलीगन लॉ भी होता है। तो पॉलीगन लॉ लगाऊं अगर मैं, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, सी से डी तक, सी से डी प्लस डी से ए, ध्यान से देखना, डी से ए प्लस ए से बी, और अगर ये डायरेक्शन सेम होती तो इसको ऐड करके जीरो आ जाता। क्या डायरेक्शन सेम है, तो आप बोलेंगे नहीं। अगर ये डायरेक्शन सेम नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है कि इसके इक्वल होगा, इक्वल होगा सी से बी के। आया ना, समझ में आया या नहीं आया, आपको नहीं समझ में आया, सिंपल सा है ना। इसका 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 सम इसके बराबर होगा या इन सब के एडिशन के बराबर होगा, ऐसे समझ लो। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे नॉर्मल एक ट्राइंगल लॉ होता है, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास में मान लेते हैं ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूँ, ये सी है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ सी जो वेक्टर है वो ए और बी के सम के बराबर होगा, सी वेक्टर ए प्लस बी के बराबर होगा, हाँ या ना। देखना जरा, ये जो सी वेक्टर है ये वाला, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इन दोनों की डायरेक्शन इस तरफ है, ए और बी को जोड़ के जो आ रहा है वो सी वेक्टर है, ये मतलब है ना इसका। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो इन तीनों को जो जोड़ के आ रहा है वो ये वेक्टर है, ये क्या वेक्टर है, सी बी जो वेक्टर है, एक्चुअल में क्या है, सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी के बराबर है बच्चे। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है, क्लियर। अब हमारे को क्या निकालना है, सारे जितने भी है सबका रिजल्टेंट निकालना है, मतलब यहाँ पे सब कुछ तो आ गया लेकिन एक सी बी नहीं आया। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ सी बी जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे भी सी बी ऐड कर दिया मैंने और यहाँ पे भी सी बी ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये सबका रिजल्टेंट आ गया ना, चारों का रिजल्टेंट अगर मैं बात करूं, सीबी प्लस सीबी किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे सर सीबी प्लस सीबी होता है 2 सीबी, तो इसकी वैल्यू 2 सीबी के बराबर होगी, ठीक है। तो सीबी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी किसके बराबर है बच्चे, 2 सीबी के बराबर, 2 सीबी, ऑप्शन नंबर डी लिख रहा है। अच्छा, क्या 2 बी सी इसका आंसर हो सकता है सर, बिल्कुल नहीं हो सकता, वो नेगेटिव है, ठीक है। वेक्टर में बी से सी जा रहे हो, सी से बी जा रहे हो, उसका बड़ा काम होता है। अगर आपने बी से लिखा और सी भी लिखा, दोनों अलग अलग बात, ठीक है। तो आप इसको टिक नहीं कर सकते, आपको ये नहीं दिख रहा तो भी आप इसको टिक नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको टिक वही करना है जो इसमें करेक्ट आंसर दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, डी फॉर देहरादून मिलिट्री एकेडमी, इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है, नोट करो इसको, ओके। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं जरा, इसको समझ में आएगा तो आपके। क्वेश्चन में बोल रखा है ई एफ जी एच आई जे इज अ रेगुलर हेक्सागन, ये क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है, इन विच वेक्टर ej इज इक्वल टू आई प्लस जे है, ये वाला वेक्टर, आई एच मतलब ये डायरेक्शन है, ठीक, ये है 2i, ये है 2i, रुक जाओ एक मिनट, आने दो, लिखने वाला था आगे, ये है 2i प्लस जे प्लस 3k, 2i प्लस जे प्लस 3k, ठीक है, ये वाला वेक्टर। अब आपसे ही बोला कि एच, आई से लेके एच याद रखिएगा, डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब आपसे बोला था जे आई बताओ, जे आई ये वाला वेक्टर बताओ क्या, ठीक है, ये बीच वाला बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको ना, पूरे हेक्सागन को हम ब्रेक करेंगे, सबसे पहले ब्रेक करेंगे, तो यहां से लेके यहां तक का निकाल लो, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यहाँ पे निकाल लो, क्या डायरेक्शन है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन ई एच,
है ना? तो अगर मैंने मान लेते हैं EH निकालना है, तो जो डायरेक्शन देखने को मेरे को पहले, है या नहीं निकाल, ये इस तो निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसको जॉइन कर लेता हूँ मैं, ओके? उसके बाद में डायरेक्शन बाद में देख लूँगा, कहाँ से कहाँ पे डालनी है। इसको यहाँ पे जॉइन कर लेता हूँ मैं, ठीक है? हाँ, और इसकी डायरेक्शन देता हूँ मैं यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन देता हूँ मैं ये वाली, ठीक है? E से लेके H की, क्लियर? अब ज़रा इसको ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये जो EI है ये निकालने की कोशिश करूँगा। तो आप बोलेंगे सर इसको और इसको सम करके आ जाएगा। कई बार सही, अगर मैं आपसे बोलूँगा E से लेके I तक की डिस्टेंस निकालो, ठीक है? E से लेके I तक निकालो क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर EI जो है वो होगा सर इसका और इसका सम EJ और JI, EJ प्लस JI। हाँ बच्चे या ना बच्चे? JI हमारे को निकालना है, ठीक है? क्लियर? तो ये निकल गया हमारा। अब इधर ध्यान से देखिए EI और IH को जोड़ के EI और अगर हम IH को जोड़ दें, तो क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा। E से लेके S तक की डिस्टेंस लगेगी। E से लेके S तक आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ से हम क्या करते हैं, IH ये है, EJ ये है। EI की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये हो जाएगी EJ प्लस JI प्लस IH इज इक्वल्स टू EH, ठीक है? तो EJ प्लस JI प्लस IH ये दे रखा है हमको, हमारे को निकालना क्या है? JI निकालना है। EJ और JI का जो सम आ रहा है, EJ कितना है? प्लस IH कितना है? प्लस JI इक्वल्स टू EH। ये बन गया हमारे पास में, ठीक है। ओके, वैसे इसको जोड़ने की जरूरत नहीं थी मेरे को ना, EH को जोड़ के कुछ मिल नहीं रहा मेरे को। E से लेके H को जोड़ के, क्योंकि वो कट ही नहीं रहा है। काम करते हैं इसको, यहाँ पे जोड़ देते हैं इसको, ठीक है? यहाँ पे जोड़ूंगा, फिर डायरेक्शन चेंज करूंगा तो JH आएगा, JH भी नहीं है उसमें। EI की रिस्पेक्ट में निकालना है मेरे को। निकालना है JI। अच्छा, ठीक है। देखो ये हेक्सागन है, हेक्सागन में हम डायगोनल की इसकी प्रॉपर्टी लगा देते हैं। EH को हम क्या कर सकते हैं? JI प्लस JI लिख सकते हैं, मतलब ट्वाइस ऑफ JI होता है ये, ठीक है? अगर मैं इसके आगे एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो मीडियन वाली जो प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, वाली हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। ट्राइंगल की 9th क्लास में हम पढ़ते थे मीडियन वाली प्रॉपर्टी, है ना? हम ये पढ़ते थे कि अगर कभी भी ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल की मिड पॉइंट है उसको मैं ज्वाइन करूँ, तो ये जो मीडियन जो बनता है, मतलब ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसकी हाफ होती है। अगर ये मान लेते हैं A है तो ये ट्वाइस ऑफ A होगा, अगर ये X है तो ये ट्वाइस ऑफ X होगा। अगर मान लेते हैं JI है तो ये ट्वाइस ऑफ JI हो सकता है उस केस में, ठीक है? ट्वाइस ऑफ JI, और इस JI को इधर पहुंचा दूंगा तो JI माइनस, ठीक है? इज इक्वल्स टू EJ प्लस IH हो जाएगा, IH हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ JI माइनस JI, JI हो जाएगा। JI ही हमारे को निकालना है। J से लेके I तक की डिस्टेंस जो है वो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगी। तो EJ कितना है? EJ है बच्चे I प्लस J, ठीक है?
और IH कितना है? IH है बच्चे 2I प्लस J प्लस 3K, ठीक है? इनको बस ऐड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। I प्लस 2I होता है बच्चे 3I, ठीक है? J प्लस J होता है बच्चे 2J प्लस 3K। ये हमारा आंसर आया है, JI की वैल्यू है। तो JI की वैल्यू कौन सी आ रही है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? बाकी आप बना के देखना, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, नोट करो इसको। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें जो है ना, मेहनत लगती है, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है इसमें कई बार। वैसे इसको बनाने के और भी तरीके होंगे, लेकिन मेरे को अभी जैसे दिमाग में आता है, मैं वैसे ही बनाता हूँ उसके हिसाब से, ठीक है? कोई रट्टा-वट्टा हिसाब नहीं। क्लियर? ये क्वेश्चन दे रखा है, P इज एन पॉइंट विदिन अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है, ये है ABC। सपोज करो ये A है, ये B है, ये C है। विदिन अ ट्रायंगल ABC, इसके बीच में कोई पॉइंट है P, ठीक है? मतलब अंदर है कोई पॉइंट। अब आपसे बोल रखा है PA प्लस CP, P से लेके A तक की डिस्टेंस, मतलब वेक्टर यहाँ से मैंने इसकी डायरेक्शन दे दी। P से लेके A तक की जो डिस्टेंस होगी और C से लेके जो P तक की डिस्टेंस होगी, ये डायरेक्शन है, देख पा रहे हैं आप? वो किसके बराबर होगी? ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है AC प्लस CB के बराबर होगी। AC प्लस CB के बराबर होगी, ठीक है? दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि BC प्लस BA के बराबर होगी। टाइम B से लेके C तक की डिस्टेंस, B से लेके C तक की ये वाला प्लस BA, ये वाला। तो BC प्लस BA एक डायरेक्शन ये वाली डाल दो, AC प्लस CB में ये वाली डायरेक्शन डल जाएगी उल्टी, ठीक है? तो आपसे बोला गया है किसके बराबर होगी, ठीक है? CB प्लस AB की होगी, CB प्लस BA के बराबर होगी, ये आपको बताना है, ठीक? तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले ना ट्रायंगल लॉ से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें डायरेक्शन तो बाद में डालूंगा, देखूंगा इसमें डायरेक्शन क्या डालनी है। पहले हम इसको नॉर्मल ऐसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करता हूँ, इसमें ये डायरेक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देता हूँ पहले, तीसरे वाले की। इसको क्या मैं ये कह सकता हूँ कि CP और PA का जो सम होगा ट्रायंगल लॉ से, CP प्लस PA जो होगा वो इक्वल होना चाहिए इसके C से लेके A तक के, बाय ट्रायंगल लॉ से बोल सकता हूँ CA PA के इक्वल होगा। देखो CA तो कहीं पर है नहीं, AC है, AC है और कुछ नहीं है बस, CB आ रहा है। यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन डाल देते हैं, ये डायरेक्शन पहले वाले ऑप्शन पे चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है? AC क्योंकि उसी में दिख रहा है मेरे को, और इसमें AC ही एक कॉमन साइड आ रही है एक तरह से देखी जाए, तो CB प्लस BA। अब इधर ध्यान से देखो, CB प्लस BA, क्या मैं ये बोल सकता हूँ CB प्लस BA जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी CA के बराबर ही है, A के बराबर ही है, बराबर ही है सर, है? सही है ना? ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इसको कंसीडर करो, इक्वेशन सेकंड इसको कंसीडर करो, ठीक है? ये इक्वेशन फर्स्ट पहली वाली, इक्वेशन सेकंड दूसरी वाली, दोनों की देखो राइट हैंड साइड इक्वल है। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो CP प्लस BA CB प्लस BA के इक्वल है। CB प्लस BA जो है ये बन रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या होना चाहिए? देखो आपको ना दो डायरेक्शन दे रखी होगी, तीसरी डायरेक्शन उसकी अपोजिट लेना। जैसे एक ये वाली दे रखी है, एक ये वाली दे रखी है, तीसरी मैंने जानबूझ के इसके अपोजिट लिया ताकि ट्रायंगल लॉ सेटिस्फाई हो जाए। फिर इसी तरीके से ये वाली डायरेक्शन तीसरी अपोजिट है। और मैंने क्या करा, CA की वैल्यू निकाली दोनों केसेस में, पहले वाले ट्रायंगल के लिए भी, दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए भी, और दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके हमारा आंसर बन गया। क्लियर? तो इस तरीके से जो है ये इसके क्वेश्चन जो है आपको ट्रायंगल लॉ पे और पैरेललोग्राम लॉ पे जो है वो सॉल्व करने पड़ते हैं। थोड़ा-सा हाँ, कुछ-कुछ क्वेश्चन हेक्टिक होते हैं, लेकिन तरीका ही यही है और कुछ नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से पता रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जिसको आप सॉल्व करेंगे। एक और दे देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल के देखना क्या आंसर आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कि सर ये वाले का आंसर आप क्लास में डिस्कस करें, मैं करूँ। ठीक है? तो आज के लिए इतना करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है बहुत सारी नई-नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी स्टार्ट हुआ है टॉपिक, ठीक है? अभी मैंने वो चीज़ें बताई हैं जो ज़्यादातर क्लासेस में बताई नहीं जाती, क्योंकि सीधा-सीधा बस डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट से स्टार्ट कर दिया जाता है वेक्टर। बट
एक्चुअल में जो एसेंस है ना चीज़ का, आपको पता ही नहीं लगता। आपको लगता है डॉट प्रोडक्ट सीख लो और हो जाएगा सब कुछ। बेसिक नहीं आता, कुछ नहीं आता, वहाँ पे जाके 4 फ़ॉर्मूले रट के जाते हो, वहाँ पे जाके कुछ काम नहीं आता। तो वो काम नहीं करेंगे हम, पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? वरना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं जो चीज़ें हैं, वो उसको पूरा डिटेल में ही बताऊँगा, ताकि आपको दोबारा से वेक्टर इधर-उधर से पढ़ना ना पड़े, ठीक है? आज के लिए इतना करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।